अचानक से चुनाव से पहले आपने राजनीति में ये जो जंप लगाया है, आखिर क्यों? 15 साल से जिस तरह से सरकार यहाँ पे चल रही है, पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी, पश्चिम बंगाल का एजुकेशन, पश्चिम बंगाल का मेडिकल और हेल्थ सब डिटीरियरेट हो रहे हैं। फिर ममता बनर्जी के इस पूरे कार्यकाल में वो 4-5 चीजें क्या है जिसको लगता है कि इसको तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे बड़ी चीज एम्पावरमेंट। यहाँ तो पार्टी चलाती है सब कुछ। जहाँ पे मोदी जी का सरकार है वो शहर और वो स्टेट रोशन होंगे। प्रधानमंत्री से जब आपने मुलाकात की तो प्रधानमंत्री को आपने बताया कि आप क्या कलकत्ता में इस तरह से बदलाव करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है, जो लीडरशिप है, जो एनकरेजमेंट है, जो ताकत है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, वो ताकत को लेके मैं आगे रास्ता चल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल आगे नहीं बढ़ रहे इसी वजह से, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से। ममता बनर्जी से क्या क्या शिकायत है? हर लोग कहते हैं कि चेंज चाहिए, इकोनॉमी के लिए चेंज चाहिए, यूथ के लिए चेंज चाहिए, एजुकेशन के लिए चेंज चाहिए, हमारे औरत को सेफ रखने के लिए चेंज चाहिए। 15-20 साल में ये डीएनए जो है बंगाल का बहुत बदल चुके हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में एक चेहरे की चर्चा पूरे देश में हो रही है, हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस की। आज कैपिटल टीवी के मेहमान हैं लिएंडर पेस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अचानक से चुनाव से पहले आपने राजनीति में ये जो जंप लगाया है, आखिर क्यों? आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए जब करते हैं ना और देश वालों के लिए जब करते हैं ना, इस दिल में बहुत जोश आता है, बहुत जज्बा आता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में नया सरकार तो चाहिए। 15 साल से जिस तरह से सरकार यहाँ पे चल रही है, पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी, पश्चिम बंगाल का एजुकेशन, पश्चिम बंगाल का मेडिकल और हेल्थ सब डिटीरियरेट हो रहे। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप से और उसका जितना प्यार करते हैं देश वालों को, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते जा रहे। तो ये डायरेक्ट ऑपोजिट है, जहां पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी नीचे गिर रहे और इंडिया के इकोनॉमी ऊपर जा रहे। फैक्ट्स तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का सरकार जहां पे डबल इंजन चलेंगे पश्चिम बंगाल में, तब इस शहर का जीत होगा। आप तो इस कलकत्ता से ही अपने जीवन की शुरुआत की जी। आप यहाँ भद्रलोक का एक चेहरा है। आपको क्या लगता है कि 15 साल में बंगाल कहाँ कहाँ लैग किया? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देख करके, माने बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, आप इतना ज्यादा व्याकुल हो गए कि नहीं अब बदलाव चाहिए, इतना स्ट्रांग आप फील कर रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है? तो आखिर ममता बनर्जी के इस पूरे कार्यकाल में वो 4-5 चीजें क्या है जिसको लगता है कि इसको तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए? हमारा जन्म कलकत्ता में ही हुआ। हमारा मातृभूमि पश्चिम बंगाल है। माँ का लीनिएज से माइकल मधुसूदन दत्तो एक बंगाल का बहुत मशहूर पोएट है। आपके परनाना है जी। मेरा दिल भी यहाँ पे है। आपका सवाल का जो जवाब है, ये 4 E's में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे बड़ी चीज एम्पावरमेंट। जब मैं दिल्ली गए थे नरेंद्र मोदी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए, जब मैं प्रधानमंत्री के साथ बैठा, यही 4 E's उसका मन में है पश्चिम बंगाल के लिए, उसका दिल में हर बंगालीज के लिए और हर जो सेक्युलर कम्युनिटी है बंगाल में, हर कोई के लिए प्यार है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बात की हमारे साथ और कहा कि जितना ताकत हमारे हाथ में है वो मैं आपके हाथ में देता हूं, स्पोर्ट्स, यूथ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए। तो हाँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूं,
और पश्चिम बंगाल में हर इंसान, शायद वो गुजराती है, शायद वो मारवाड़ी है, शायद वो पंजाबी है, शायद वो सरदार है, शायद वो एंग्लो इंडियन है हमारा जैसा, शायद वो बंगाली है, सब हिंदुस्तानी है। सब हिंदुस्तानी और सब वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जी। आपने जो 4E के बारे में बात की, बंगाल कभी पूरी देश भर से लोग कलकत्ता आते थे जॉब करने के लिए। जी। सारे लोग जो है वो, हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में हर गांव से लोग जो है वो कलकत्ता जॉब करने जाना है, दुर्गापुर जाना है। वो एक इकोनॉमिक हब हुआ करता था। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है, क्यों ये बदलाव हो गया कि दिल्ली कलकत्ता के लोग ही अब नौकरी खोजने के लिए नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, वो दर की ठोकरें क्यों खाना पड़ रहा है? ये इकोनॉमिक हब जो थे ना कलकत्ता, वो 1940s 1950s में थे। पूरा देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब वेस्ट बंगाल थे, कलकत्ता थे। अंग्रेज के जमाने में सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम पे थे, मगर बहुत सिस्टमैटिकली ये पश्चिम बंगाल का जो डीएनए है बदल कर चुके हैं, बहुत सिस्टमैटिकली। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने तबाह किया, फिर वामपंथियों ने किया, अब ममता बनर्जी कर रही है। जो मेरा कहना है कि ये जो पॉलिटिक्स जो चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल का डीएनए बदल चुके हैं। मगर मेरा जो इच्छा है, मेरा जो सपना है, मेरा जो जोश है हमारे अंदर, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, गवर्नेंस के बारे में। ये जो गवर्नेंस जो चीज है ना, ये सरकार करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, यहां तो पार्टी चलाती है सब कुछ। इसीलिए एजुकेशन गिर चुके हैं, इसीलिए मेडिकल्स, हेल्थ गिर चुके हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर गिर चुके हैं, इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज गिर चुके हैं पश्चिम बंगाल में। जो डेटा है हमारे पास कि 15 साल में कितना स्टार्टअप कंपनीज पश्चिम बंगाल से निकले। गुजरात को छोड़ो, महाराष्ट्र को छोड़ो, वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। मगर तेलंगाना देखो, आंध्र प्रदेश देखो, बेंगलोर देखो, ये सब तो कलकत्ता के सामने कुछ नहीं हुआ करता। जी। और उड़ीसा भी देखो, असम भी देखो, जहां पे मोदी जी का सरकार है, वो शहर और वो स्टेट रोशन होंगे। अब एक चीज बताइए कि आपका तो, आप यहाँ आजकल सुना टेनिस छोड़ के गोल्फ खेल रहे हैं जी, है ना? तो लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो क्या लगता है कि एक खौफ में भी लोग यहाँ पे जी रहे हैं, टीएमसी का, पार्टी का, पुलिस प्रशासन और पार्टी, ये तीनों जो है एकजुट, एक जैसे सो कह सकते हैं कि एक सिंक्रोनाइज होकर के लोगों को कैसे मिसगवर्नेंस किया जाए उसका एग्जाम्पल बन रहा है। आपको नहीं लगता है कि लोग आपसे ये बात करते होंगे, बताते होंगे कि भाई कि किस तरीके से एक पार्टी ने पूरे सिस्टम को जो है यहाँ पे जो है गड़बड़ करके रखा है? हम जैसे लोग इस मैदान में आना चाहिए गवर्नेंस के लिए, कुर्सियां और पॉलिटिक्स के लिए नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग पॉलिटिक्स बोलते रहते हैं, माइक लेके प्रॉमिसेस देते रहते हैं, कहानी बताते रहते हैं, वो दिखाना है कि 15 साल में क्या हुए, फैक्ट क्या है। और जो लोग गवर्नेंस करते हैं, जिस स्टेट में और जिस शहर में गवर्नेंस होते हैं, जिस तरह से अभी उड़ीसा देश का नंबर 1 स्पोर्ट स्टेट है, जिस तरह से असम का इकोनॉमी बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से योगी जी यूपी का इकोनॉमी बढ़ाते जा रहे हैं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जोश है कि कलकत्ता देश का स्पोर्ट्स कैपिटल बनाना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त बात आपने कह दी। क्या ये प्रधानमंत्री से जब आपने मुलाकात की तो प्रधानमंत्री को आपने बताया कि आप क्या कलकत्ता में इस तरह से बदलाव करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कैपिटल बना? सब बहुत ही नई बात आपने कह दी। वो विजन आपने प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने मेरे को गाइडेंस दी है
नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है, जो लीडरशिप है, जो एनकरेजमेंट है, जो ताकत है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, वो ताकत को लेके मैं आगे रास्ता चल रहा हूं कि मैं सर के लिए और देश के लिए और तिरंगा के लिए एक दिन ओलंपिक्स लाना चाहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में जी। और जो 2030 में गुजरात में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जीत चुके हैं, वहां पे बच्चे लोग को तैयार करना चाहता हूं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स जीत चुके हैं, मगर कितना मेडल जीतेंगे हम? जिस दिन ओलंपिक्स आएंगे हिंदुस्तान में, कितना मेडल जीतेंगे हम, उस पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाए, किरण रिजिजू हमारा जो इंस्पिरेशन है, वो सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। जिस जोश के साथ वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के साथ और टॉप स्कीम के साथ 7 मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बच के 1 मेडल जीत के आते थे वापस घर ओलंपिक से। आप जीत के आए थे, मगर अभी यस, हमारा जो मेहनत है कि हम 10, 15, 20 मेडल जीतने का तैयारी कर रहे हैं। उड़ीसा में हमारा एक ओलंपिक एकेडमी है, फ्लाइंग मैन एकेडमी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पे डॉक्टर अच्युतिया समांता के साथ 1 लाख बच्चा वहां पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, रहते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। 40,000 ट्राइबल चिल्ड्रन CSR प्रोग्राम से रहते हैं, खाते हैं, एजुकेशन देते हैं और खेलते हैं। वहां पे चैंपियंस बनाते हैं। ओलंपिक्स में 27 एथलीट्स वहां पे हम बना चुके हैं, 17 पैरालंपिक एथलीट्स बना चुके हैं। और ये नहीं कि ओलंपिक्स के पहले 3 महीना बैज लगा के बोला कि ये हमारा है, नहीं। उसको छोटी उम्र से लेके स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल करते हैं, मेंटल हेल्थ का इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनिंग, वो सब उस पे मेहनत देके खिलाड़ी बनाते हैं। एक बात है, प्रधानमंत्री की इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी, और जो लोग पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है इस चीज से, लिएंडर पेस 18 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ये कोई आसान की बात नहीं है, इसके लिए तपस्या भी करना पड़ता है। और इतने बड़े आइकन को हिंदुस्तान में अभी तक किसी सरकार ने इस तरह के, देखिए हम तो आए थे यहाँ पे बात करने के लिए राजनीति की, लेकिन जिस तरह का पैशन और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि यू आर बेसिकली यू वांट टू कन्वर्ट द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंट्री टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। यूथ जो आज नशे में, जो आजकल सोशल मीडिया में जो समय और तबाही का एक इसका कह सकते हैं, कोई एक नशा में वो बर्बाद हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली टॉकिंग समथिंग जो हिंदुस्तान को अभी फिलहाल बहुत बड़ी जरूरत है। जी, नशा में बर्बाद हो रहे, सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहे, मेंटल स्ट्रेस पे बर्बाद हो रहे, मेंटल जो फोमो जो कहते हैं, यस, सोशल मीडिया जो जिस तरह से चीज है, बच्चे लोग मैदान में नहीं खेलना चाहते हैं, घर पे रह के मोबाइल फोन और स्मार्ट गैजेट में बैठते हैं। आउटडोर तो एक्टिविटी बहुत ही कम हो गया। इस वजह से डायबिटीज बढ़ गए, इस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, इस वजह से ओबेसिटी बढ़ गए। और ये जो खेल जो चीज है ना, पूरा हिंदुस्तान को एक साथ ला सकते हैं। काश अब गुजराती हो या मरवाड़ी हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या एंग्लो इंडियन हो या सिख हो या पंजाबी हो या तमिलनाडु से हो या उड़िया भी हो, स्पोर्ट्स जो चीज है पूरा देश को यूनाइट कर सकते हैं। और जब ओलंपिक्स पे जाते हैं हम लोग हिंदुस्तान के लिए जीत सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि आप जब भी कोई टूर्नामेंट वगैरह जीतते थे तो तिरंगा जो है आप साथ में, वो आपका जो है वो अभी तक मुझे याद है। मैं भी टेनिस खेला करता था जब सैनिक स्कूल में था, जेएनयू में था तो भी मैं टेनिस खेलता था। मैं वहाँ पे जीतता भी था, कभी कभी मैं हारता था, लेकिन फाइनल तक जरूर जाता था। तो हमारे कमरे में आपकी तस्वीर वगैरह, आपकी पोस्टर्स वगैरह होती थी। ये जो है वो, लेकिन मैं एक्चुअली मैं बताऊं, मैं आया था कि क्यों आप राजनीति में आए इस तरह के सवाल करने, लेकिन एक ट्रू स्पोर्ट्समैन जो अंदर से होता है, जो हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, जिसके दिलो दिमाग में के खून का कतरा जो है वो बोलता है,
तो पॉलिटिक्स की बात तो हमने करना छोड़ दिया आपसे। अब ये बताइए कि कलकत्ता कभी फुटबॉल के लिए पूरे देश भर में वो सेंटर हुआ करता था, हर खेल का एक हिंदुस्तान का एक सेंटर हुआ। कहाँ सरकार से गलती हो गई, क्यों उस तरह का सिस्टम इनको जो है प्रमोट करने में, यहाँ पे उस तरह की चीज़ों को बनाने में वो नाकामयाब रही, क्यों रही? मानसिकता है, रिसोर्सेज की कमी है, या सरकार की तरफ से एक कह सकते हैं कि बिल्कुल उस कोई नहीं, खेल वेल अपनी जगह पे है, चलो इसको साइड करते हैं, क्या ये प्रॉब्लम है? जी, और मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं हिंदुस्तान के लिए ये कदम ले रहा हूँ, अपने देश वालों का जिंदगी के लिए मैं क्यों ये कदम ले रहा हूँ। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि नॉर्मली हम जैसे लोग जो सक्सेस बनते हैं, हम जैसे लोग आराम से जीते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का जो खेल है ना, बहुत गंदा है। लोग भौंकते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डंडा राज चलते हैं, और इस वजह से देश या ये स्टेट पश्चिम बंगाल आगे नहीं बढ़ रहे, इसी वजह से, क्योंकि पॉलिटिक्स के वजह से। मगर जो इंसान गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं वो भौंकते नहीं, वो काम करते हैं, वो भौंकते नहीं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़ाते हैं, वो भौंकते नहीं कुर्सी लड़ने के लिए या कुर्सी के लिए लड़ने के लिए, वो कुर्सी से थोड़ा नफरत लेते हैं। मगर देश वालों का जो जिंदगी जो है वो दिल पे रख के उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स का जो चीज है ना, ये पसंद नहीं है मेरे को। मगर जो गवर्नेंस जो है उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं। और एक बात ये भी है कि अगर आप जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है वो एक जरिया बन जाएगा वो सत्ता का, जिसके जरिए खेलना पड़ेगा। हाँ, ये आप उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। जी, और जिस तरह से मैं 44 इयर्स के बाद एक इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते, तब हमारे जीत के बाद तब पीवी सिंधु जीते, साइना जीते, अभिनव जीते, जितने नीरज चोपड़ा जीते। यू आर द टॉर्च बेयरर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सर, इस खेल में ना, ये जो पॉलिटिक्स खेल में जो है ना, मैं नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग्स के साथ, नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप के साथ, मैं इस पॉलिटिक्स खेल में गवर्नेंस लाना चाहता हूं, गवर्नेंस पे ध्यान रखना चाहता हूं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं देश के लिए, हर स्टेट जो बीजेपी स्टेट है, हर स्टेट जहां नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप है, उसका स्टडी कीजिए, उसका डेटा लीजिए। हर स्टेट जहां पे नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, वो स्टेट का इकोनॉमी, अगर मान लीजिए, पहले एक सवाल, ममता बनर्जी से क्या क्या शिकायत है आपको कि उनकी सरकार ने क्या क्या गवर्नेंस के स्तर पे क्या क्या नहीं किया? देखो, ममता जी को मैं मानता हूं। जब ममता जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे इंडिया का, तब मैं छोटा था, और तब जहां पे फॉरेन अकाउंट नहीं थे इंडिया में, फॉरेन करेंसी नहीं थी इंडिया में, तब ममता जी ने हेल्प किए हैं, तो मैं मानता हूं। पापा भी ममता जी का डॉक्टर भी थे, मदद करते थे। हमारा खुद का डिस्टेंट रिलेटिव डेरेक ओब्रायन है, मानता हूं भाई का। मगर जब देश वालों का करियर, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, ये जो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स, उसमें मैं गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहता हूं। और जिस तरह से इंडिया का इकोनॉमी राइज हो रहा है, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन चाहिए। ये आम, तो ये फैक्ट है, ये पॉलिटिक्स का खाली लड़ाई नहीं है जी। जब मैं लोग से बात करते हैं, जब मैं आज हम लोग यहीं पे हैं, जब मैं पूरा वेस्ट बंगाल पे कैंपेन कर रहे हैं, हर लोग कहते हैं कि चेंज चाहिए, इकोनॉमी के लिए चेंज चाहिए, यूथ के लिए चेंज चाहिए, एजुकेशन के लिए चेंज चाहिए, हमारे औरत को सेफ रखने के लिए चेंज चाहिए, मेडिसिन और मेडिकल्स के लिए चेंज चाहिए, बिजनेस के लिए चेंज चाहिए। आप देखो कलकत्ता में
कितना अपॉर्चुनिटी है जी। कलकत्ता का जो जमीन है, वेस्ट बंगाल का जो जमीन है, पश्चिम बंगाल का जो जमीन है, कितना रिच सॉइल है। मेरा सपना है कि एक दिन पश्चिम बंगाल इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर कैपिटल बन सकते हैं आराम से। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह से दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतना खराब है, लड़ाई हर जगह हो रही है, हिंदुस्तान का एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन सकते हैं। बहुत मेहनत लगेंगे मगर बन सकते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी हर कुछ हो सकते हैं। ओलंपिक्स भी ला सकते हैं। बंगाल में आप देखिए, आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए, बांग्लादेश जाइए, देखिए किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग, और वो पूरे दुनिया में ये लोग छाए हुए हैं जी। बॉर्डर के इस पार अचानक से क्या लकवा मार देता है, क्या हो जाता है, इट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। इतनी अच्छी बात आपने बोले कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डरिंग स्टेट या बॉर्डरिंग कंट्री, हाँ, वो दुनिया में वो छाया हुआ है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जी। दूसरी चीज, मैं अभी गया हुआ था इधर सुंदरबन के इलाकों में, इट कैन बी टर्न इनटू हेवन। वो पूरी दुनिया का एक टूरिज्म का एक जो सेंटर हो सकता है जी। लेकिन वहां तो आप हाईवे हटिए, कोई सड़क वगैरह कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू डोंट फाइंड अ गुड होटल देयर, कुछ है नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, अब ये बताइए कि सरकार बदल गई, मान लीजिए, तो बंगाल में स्पोर्ट्स के लिए आप क्या क्या करेंगे और क्या क्या विजन है आपका? मैंने साफ बताया, कलकत्ता इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल बनना चाहिए और मेहनत लगेंगे कि एक दिन वापस पश्चिम बंगाल इंडिया का बिजनेस हब बनना चाहिए वापस। कैसा? यहां के मरवाड़ी लोग, गुजराती लोग कितना अच्छा बिजनेस करते हैं। यहाँ के मरवाड़ियों को तो कोई जवाब नहीं, मगर उसका सब बच्चे बाहर जाते पढ़ाई के लिए, कलकत्ता के बाहर जाते, बंबई जाते, दिल्ली जाते, बेंगलोर जाते, पटना जाते, बिहार पहुंच जाते, और वहां पढ़ाई लिखाई करके कितने बच्चे वापस आते कलकत्ता, भारी रह जाते, जो एक बार निकला फिर वापस थोड़ी आता जी। तो जो फैमिली बिजनेस जो है यहां पे कम भी होते जा रहे हैं, हर चीज कम होते जा रहे हैं। तो मेरा जो फिक्र है पश्चिम बंगाल के लिए कि जो लास्ट 15 इयर्स, लास्ट 15 साल में जो हो चुके हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स एक ही सरकार चलाएंगे तो वो 15 साल से भी ज्यादा नेक्स्ट 5 इयर्स होने वाले हैं। इस तरह का काम होगा जी। और आपका सवाल जो था, पश्चिम बंगाल मोदी जी का हाथ से और लीडरशिप के साथ और मेहनत के साथ और जिगर के साथ जिस तरह से स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी को वापस इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी देते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, ये नहीं कि खाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के बाहर, मगर इंडिया का इन्वेस्टमेंट, मुंबई से, दिल्ली से, गवर्नमेंट से। जितना मेहनत मोदी जी ने किए यूपी में योगी जी के साथ, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन असम में, उड़ीसा में, मैं गुजरात और महाराष्ट्र अभी वो तो बहुत आगे निकल गया है। मगर हाँ, शुरुआत में बंगाल का जो ब्रेन्स जो है, बंगाल का जो टैलेंट जो है, बंगाल का जो कारीगर जो है, बंगाल का जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जो है, उसका नाम पहला बढ़ाने का है और अपॉर्चुनिटी वापस लाने का। अब एक बताइए कि एक खौफ फैलाया जा रहा है, अफवाह भी सोशल मीडिया के जरिए कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बाहरी लोग आ जाएंगे, ये इस तरह की बातें। अभी भी बाहरी लोग आ रहे हैं, और ये नहीं कि बाहरी लोग हिंदुस्तान लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं। नहीं कहते भाई योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये लोग बाहरी हैं और यहाँ जो बंगाली जो है वो यहाँ का, और ये एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, आउटसाइडर इनसाइडर। मगर सोशल मीडिया में एक बंगाली लड़का को भी आउटसाइडर पुकारे। ये सब पॉलिटिक्स है सर, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। हाँ, कि बंगाल का जो डीएनए है,
काफी बदल चुके हैं। 15-20 साल में ये डीएनए जो है बंगाल का बहुत बदल चुके हैं। जहां से कलकत्ता का मेट्रो से माइग्रेशन हो रहे, मगर बांग्लादेश से कलकत्ता में माइग्रेशन आ रहे। तो ये डीएनए जो है बहुत बदल रहे। और मेरा जो डर है इसके बारे में कि बंगाल का जो टैलेंट है, बंगाल का जो लिटरेरी ब्रेन है, बंगाल का जो बिजनेस फैमिलीज है, कि उसको मौका मिलना चाहिए बंगाल में। आखिर में पश्चिम बंगाल में मौका मिलना चाहिए इनको। आखिर में बंगाल के युवाओं से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे कि जब वोट देने जाए तो क्या उसके दिमाग में होना चाहिए? एक ही चीज, पॉलिटिक्स मत सुनो, गवर्नेंस देखो। फैक्ट्स जो है, इंडिया का इकोनॉमी राइज पे है 15 साल से, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना था। और पश्चिम बंगाल का डाउन में है। सरकार 15 साल में डाउन हुए। तो यही फैक्ट है। तो इसमें कुछ लड़ाई नहीं है, इसमें कुछ चिल्लाने का बात नहीं है। ये साफ बात है कि हम लोग सब जीतने का टीम में होना चाहिए ना। राइट। हम लोग सब मेहनत करने का है कि हमारा हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ते रहे। और जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरा मातृभूमि है, उस जगह का और उस लोग का जिंदगी के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कैपिटल टीवी को मौका दिया। इतना बिजी आपका शेड्यूल चल रहा है। फिर चुनाव के बाद कभी मौका मिलेगा, आपसे इत्मीनान से बात करेंगे, गोल्फ के ऊपर भी, टेनिस के ऊपर भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। तो ये आपने सुना, लिएंडर पेस राजनीति में शामिल तो हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरा दिलो दिमाग खेल में लगा हुआ है। हिंदुस्तान के खेल को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, कैसे कलकत्ता को स्पोर्ट्स कैपिटल बनाना है, ये जज्बा है। पॉलिटिशियन नहीं, एक खिलाड़ी का जज्बा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।